हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख करके पता चल ही चुका है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पढ़ें यानी पाचन पढ़ें, उससे पहले अपने को ये चीज़ पता हो कि भाई ये पाचन यानी कि डाइजेशन है क्या। तो पहले उसी को समझ लेते हैं। देखिए, जीवधारी जो होते हैं है ना, जो जीवधारी हैं उनके द्वारा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसे उपयोगी बनाना, उसे शरीर के उपयोगी बनाना यानी शरीर उपयोग कर सके इस लायक बनाना, ये क्या कहलाता है? यही पाचन कहलाता है। फिर से समझिएगा, जीवधारियों द्वारा बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसे शरीर के उपयोगी लायक बनाना, ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है पाचन। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्या है ना, जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद उसी रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, और इसी रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, जटिल जो पदार्थ होते हैं, जटिल जो पदार्थ हैं उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। आप यही समझ लीजिए, क्योंकि सरल कार्बनिक पदार्थ में जैसे ही वो बदलता है तब उसे हमारा शरीर जो है उसे उपयोग में ला सकता है। और उपयोग में ला करके क्या करता है, वो उपयोग में लाने के बाद वो जो है वृद्धि और विकास करता है, और ये हमारा पोषण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पाचन क्रिया है ये 5 चरणों में कंप्लीट होती है। जैसे कि आपको देख रहे हैं, अंतःग्रहण यानी कि इंजेक्शन, और पाचन यानी कि डाइजेशन, अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन, और स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और बहिष्करण या मल त्याग जिसे कहते हैं इंजेक्शन। क्लियर है? अब समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। देखिए, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण यानी कि अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवधारी क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर वो ग्रहण करता है, यही हमारा अंतःग्रहण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए पाचन। तो पाचन जैसे कि मैंने अभी बात कर लिया कि जो जीवधारी हैं वो क्या है, भोज्य पदार्थों को जिस रूप में ग्रहण करता है, यानी अंतःग्रहण तो कर लिया लेकिन उसका उपयोग उसी रूप में नहीं कर सकता है क्योंकि वो जटिल पदार्थ होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, उसको शरीर के उपयोगी लायक बनाया जाता है, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है? यही तो हमारा कहलाता है पाचन यानी कि डाइजेशन। क्लियर है? अब देखिए, अंतःग्रहण की क्रिया कहाँ होगी? तो ये केवल मुख में हुआ, मुख गुहा में हुआ। ठीक है, मुख गुहा में हुआ। और पाचन, पाचन कहाँ हुआ? तो पाचन, ये भी प्रश्न आता है ना कि पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, कहाँ समाप्त होती है, तो इसीलिए जानना जरूरी है। तो पाचन क्या था, समझ में आ गया? तो पाचन की जो क्रिया है वो स्टार्ट होती है मुख गुहा में। मुख गुहा में जैसे ही आप भोज्य पदार्थ को लेते हो उसमें लार से कुछ एंजाइम आकर के मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उसमें आकर के मिलते हैं टाइलिन, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, है ना, और माल्टेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आकर के मिल जाती है भोज्य पदार्थ में, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग निकल लेते हैं। तो पाचन तो यही स्टार्ट हो गया, यही स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो चलते 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 छोटी आंत तक आती है। ठीक है, छोटी आंत तक आती है, और छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो है समाप्त हो जाती है। तो यदि प्रश्न आए कि पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा में होती है, और कहाँ तक चलती है, तो छोटी आंत तक चलती है। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जब क्वेश्चन आता है तो उसको गलत करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि आमाशय यानी कि जठर, या आप जिसको स्टमक या आपने पेट कहते हो, यहाँ पे होती है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लेकिन पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। समाप्त कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन के बाद देखते हैं अवशोषण। तो अवशोषण क्या है? देखिए, छोटी आंत की दीवार, जो ये छोटी आंत है, इसकी दीवार में कुछ उंगली के समान उभार वाली संरचनाएं पाई जाती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको कहा जाता है विलाई। क्या कहा जाता है इसको कहते हैं विलाई। ठीक है जी, ये होता है विलाई। विलाई, बिलाई नहीं ना, तो इसको कहेंगे विलाई, जिसको आप इंग्लिश में विली भी कह देते हैं। तो विलाई या फिर विली यानी कि उभार वाली संरचना पाई जाती है। तो अवशोषण क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ है जो अब डाइजेस्ट हो चुका है, तो डाइजेस्ट जैसे ही हुआ और वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल गया, यानी कि वो हो सकता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गए हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अब हमारा जो छोटी आंत है वो उसमें पाई जाने वाली विलाई है, ये क्या कर लेती है, उसको वो ऑब्जर्व करती है। ठीक है, उसको वो अवशोषित करती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पचित जो भोज्य पदार्थ है, पचित भोज्य पदार्थ को छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषण करना, अवशोषित करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और अवशोषण करके वो क्या कर रही है,
हमारे जो तरल संयोजी ऊतक है उसमें भोज्य पदार्थ यानी कि रक्त में क्या करती है, उस पदार्थ को मिला देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवशोषण। अवशोषण हुआ। अवशोषण के बाद देखते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी कि जो भोज्य पदार्थ जो अवशोषित हुआ, अवशोषित होकर के फिर क्या किए, वो ब्लड की सहायता से कोशिकाओं में पहुंची। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद कोशिका द्वारा अपने लिए नई यौगिक जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स के संश्लेषण में उपयोग करती है, जिससे शरीर में क्या है, एनर्जी का निर्माण होगा और हमारा शरीर जो है वृद्धि और विकास करेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यानी कि ये स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये क्रिया होती है सेल्स में, कोशिकाओं में। ठीक है, उसका देखते हैं बहिष्करण। तो बहिष्करण क्या है, अब जो भोज्य पदार्थ हम लोगों ने ग्रहण किया, कोई ज़रूरी नहीं है सारे के सारे भोज्य पदार्थ जो है वो पच जाए, कुछ अपचित भोज्य पदार्थ जो बच जाते हैं, या फिर अगर हम लोग कहें कि अपचित भोज्य में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ये हमारी क्या कहलाती है, ये होती है बहिष्करण। यानी कि अपचित भोज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यही हमारी क्या कहलाती है, बहिष्करण कहलाती है। तो पाचन तंत्र को समझने के लिए इसे मुख्य दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक किया गया है पाचन अंग और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। पाचन अंग में पूरा का पूरा हमारा जो आता है आहार नाल आता है, आहार नाल। ठीक है, यानी कि वे ऐसे अंग होंगे जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि इन्हीं के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होगी। और पाचक ग्रंथि यानी कि कुछ ग्रंथियां होंगी जिनसे एंजाइम्स जो है वो बाहर आते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो पाचन क्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जिसके कारण से पाचन की क्रिया जो है वो उस पर तीव्रता आ जाती है और पाचन की क्रिया थोड़ा सा जल्दी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचन अंग कौन कौन से हैं। जैसे आप भोज्य पदार्थों को ग्रहण करोगे, आप ध्यान देंगे मुख में आएगा, मुख से वो ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय में आने के बाद देखिए इधर तो नहीं जाने वाला है, अग्नाशय में नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जा रहा है पित्ताशय या यकृत में, वो सीधा क्या होगा, यहाँ से होते हुए वो आ जाएगा छोटी आंत में। ये देख रहे हो, ये छोटी आंत में आएगा, यानी ग्रहणी से आ गया छोटी आंत से क्या होगा, ये इलियम से होते हुए बड़ी आंत में जाएगी, बड़ी आंत से जाकर मल द्वार से बाहर निकल जाएगी। अब आप मुझे बताते जाइएगा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ही बताइए मेरे को। सर्वप्रथम हमारा जो है पाचन क्रिया संपन्न करें, भोज्य पदार्थों को ग्रहण किए, तो सबसे पहले भोज्य पदार्थ गया कहाँ, सबसे पहले मुख, जिसको हम लोग मुख गुहा कह सकते हो आप। तो मुख गुहा में गया यानी कि माउथ में गए यहाँ, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पाचन अंग। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद फेरिंग्स में गया होगा यानी कि ग्रसनी में। तो फिर कहाँ गया, ग्रसनी से कहाँ से जाएगा जी, ग्रसनी के बाद हम लोग आगे चलते हैं तो ग्रास नली आएगी। क्या आएगी, ग्रास नली, याद रखें ग्रास नली। ग्रास नली से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, अमाशय। कहाँ आएगा, अमाशय में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा अमाशय में। अमाशय के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े ऐसा, तो ये यकृत या अग्नाशय में तो जाएगा नहीं, ये ग्रहणी में आएगा। ग्रहणी से किधर आएगा, ये आ जाएगा आपका ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी के बाद कहाँ जाने वाला है, ग्रहणी के बाद वो आने वाला है छोटी आंत में। ठीक है, क्या जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत, एक्चुअल में छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, ये छोटी आंत का जो प्रारंभिक है, स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम लोग ग्रहणी कहते हैं। और उसके बाद ये सेकंड आपका ये जो है ये छोटी आंत है। फिर छोटी आंत का अंतिम वाला जो भाग है उसी को इलियम कहा जाता है। तो छोटी आंत ही लिख देंगे तो काफ़ी है वैसे, लेकिन हो गए ये अब चलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रहणी। फिर आता है छोटी आंत। छोटी आंत से कहाँ आएगी, छोटी आंत से आती है इलियम। ठीक है, ये जो आप दिख रहा है कहाँ आएगा, इलियम में। इलियम के बाद कहाँ जाने वाला है भोज्य पदार्थ, इलियम के बाद जाएगा बड़ी आंत में, है ना, बड़ी आंत में जाएगा, जिसको मलाशय भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, इसी को मलाशय कहा जाता है। तो भोज्य पदार्थ हमारा इधर होते होते आएगा। अब बात को आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए भोज्य पदार्थ को जैसे ही आपने ग्रहण किया, आया मुख में, मुख से गया ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत से फिर इलियम, इलियम से फिर गया बड़ी आंत, या आप जिसको कहते हो मलाशय, और उधर से फिर मलद्वार। तो जिधर जिधर भोजन गया है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आहार नाल के हिस्से, यानी कि पाचन अंग कहलाएंगे। वही हमारे क्या होंगे, वही हमारे होंगे पाचन अंग। तो पाचन अंग को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा अगर डायग्राम आपको याद है तो। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें याद हो गया
ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग एक और चीज़ है जो याद कर लेते हैं, वो है पाचक ग्रंथि। अब देखिए भोज्य पदार्थों को आपने ग्रहण किया तो आप एक बात माइंड में लेकर के आइए कि भोज्य पदार्थ भाई गया कहाँ कहाँ है वो तो पता चल गया, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं गया है उस चीज़ को आप देखो जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बना रखा है। ठीक है, सिर्फ हम इसी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई और जो है आप बॉडी ऑर्गन्स नहीं लेकर के आ सकते हैं ना, इसी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मुख में गया, मुख से लार ग्रंथि में नहीं गया था, तो लार ग्रंथि हमारा क्या हो गया, ये पाचक ग्रंथि है। कौन सा, लार ग्रंथि, ये पहला हो गया। सेकेंड, ये इसको कहते हैं पैराटाइड लार ग्रंथि, बट वो लार ग्रंथि ही है तो इसीलिए वजह से मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ। अब आगे जैसे ही बढ़े तो इधर तो गया था ग्रसनी में, ग्रासनली में भी गया, यहाँ तक आया। यहाँ के बाद आप एक बात बताइए, यकृत, यकृत, यकृत में तो नहीं गए, जिसको लीवर भी कहते हो है ना, यकृत, लीवर। या आप लोगों ने कई बार डायलॉग सुना होगा कि भाई जिगर, तो जिगर इसी को कहा जाता है, यकृत यही आपका जिगर है। लोग बोलते नहीं है अच्छा जिगर है, तो इधर आप साउथ इंडियन मूवी में खास करके सुने होंगे, ठीक है, जिगर वाला वगैरह वगैरह, तो ये जिगर इसी को कहेंगे, यकृत इसी को कहेंगे। यहाँ तो नहीं गए भोज्य पदार्थ। और यकृत का एक पार्ट है आपका, वो है पित्ताशय। ठीक है, तो यकृत का पार्ट है तो आप चाहो तो लिख सकते हो पित्ताशय, ये भी है, ये भी क्या है, पाचक ग्रंथि है। पित्ताशय के बाद आगे बढ़े तो अग्नाशय आ रहा है आपका, जहाँ भोज्य पदार्थ तो गया ही नहीं, भोज्य पदार्थ गया क्या, नहीं गया, तो ये अग्नाशय भी हमारा क्या हो गया, अग्नाशय भी हमारा पाचक ग्रंथि हो गया। तो इस तरह हमने याद कर लिया पाचन अंग और पाचक ग्रंथि को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल भाषा में, है ना, बहुत ही इजी तरीके से याद कर लिया। अब एक और चीज़ है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन तो ये तो आएगा नहीं, चलो ठीक है, अब माना कि आ भी गया, आप आ भी गया तो आप बना सकते हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जिस लेवल का रहे हैं उसमें ये चीज़ पूछ दिया जाता है, इनका आकार पूछ दिया जाता है, इनका साइज पूछ दिया जाता है कि कौन कितनी कितनी बड़ी है, कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है। ठीक है, तो आजकल जो है वो पूछ दिया जा रहा है इनकी लंबाई, ठीक है, कि कौन कितना लंबा है और कौन कितना नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले साल का ही, अगर टेट को देखें तो उसमें क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन था छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये चीज़। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को याद कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे करना है। ग्रसनी, ग्रसनी आपका होता है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से आपको याद करना है, 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ ना मैं, याद रखेंगे। अब ये ग्रसनी जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर है, ये इसका पहला वाला पार्ट। ठीक है, पहला वाला पार्ट मतलब मौत से लेकर के ये श्वास नली आती है इधर, ये श्वास नली है जो फेफड़ों में जाती है, तो यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा ग्रसनी, और उस ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी का निचले वाला जो पार्ट्स है, ग्रसनी का निचले वाला पार्ट यानी ग्रसनी और अमाशय दोनों को जोड़ने वाली जो, जिसको फूड लाइन भी कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो होती है ये, इसको कहते हैं ग्रास नली। और ये ग्रास नली जो होती है इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है ये ग्रास नली ना, इसकी लंबाई जस्ट इसकी दुगनी कर दो, दुगने कितने हो जाएगा, 12 दूनी हो गया 24। अब एक कदम आगे बढ़े हैं तो एक और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 25, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, याद हुआ। इसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। अब 12 से नीचे जैसे ही आएंगे तो एक कदम आगे बढ़े तो एक जोड़ना है और उसका डबल कर देना है, तो 12 दूनी 24 और एक 25, याद हो गया। अब आशा यदि आपको पूछा गया सबसे बड़ा पाचन, सबसे बड़ा नहीं, सबसे चौड़ा पाचन अंग कौन सा है, सबसे चौड़ा पाचन अंग जो कहा जाता है वो होता है अमाशय। और अमाशय से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमाशय की आकृति किस अल्फ़ाबेट लेटर की तरह होती है, तो वो हमारी जो होती है वो जे आकार की होती है। अब देख पा रहे हैं ऐसा जे दिख रहा है, ये जे टाइप का दिख रहा है, तो इसकी आकार जो होती है वो जे आकृति की होती है, और ये सबसे चौड़ी है ना, सबसे चौड़ी पाचक अंग है, सबसे चौड़ी क्या है, पाचन अंग है। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत पाचन अंग है, याद हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आते हैं ग्रहणी। ग्रहणी यानी कि छोटी आंत का पहला वाला पार्ट, इसको, इसकी लंबाई कितनी होती है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब ग्रहणी में ये जो ग्रहणी है, ग्रहणी की जो लंबाई होती है ये होती है 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, तो याद हो जाएगा ग्रहणी, ग्रहणी की लंबाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब इधर आए, ठीक है, इसका था कितना 25, उसके बाद ये चौड़ा था, तो चौड़ा था तो फिर चौड़ा हो गया, फिर उसके बाद आए ग्रहणी। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनियम आप जिसको कहते हो, इसकी अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे है ना, ये ऐसा पैक्ड है। उसके बाद फिर इधर आगे बढ़े ऐसा,
तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये हो गया हमारा ग्रहणी, छोटी आंत का पहला वाला पार्ट। इसकी लंबाई अगर पूछी जाएगी तो वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगर हम लोग जाएँ छोटी आंत, कहाँ आती है, भोज्य पदार्थ छोटी आंत में आएगी। तो छोटी आंत की यदि लंबाई की अगर हम लोग बात कर लें तो ये सबसे लंबी, आप याद रखेंगे, सबसे लंबी। तो छोटी आंत की अगर हम लोग बात करें तो छोटी आंत जो है सबसे लंबी पाचन अंग है। याद रखेंगे इस बात को, सबसे लंबी पाचन अंग कौन सा है, यही है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, वो 6.5 से लेकर के 7 मीटर तक की होती है लंबाई। कितनी, 6.5 से लेकर के 7 मीटर तक की होती है इसकी लंबाई। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। यही क्वेश्चन बार बार आता है और यही है, तो ये IMP आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आवे करता है एग्जाम में, यहाँ से अगर पूछा गया तो। अब बढ़ते हैं आगे। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी हो गई, मीटर में लेना है ना, सेंटीमीटर वाला काम खत्म उधर। अब बात कर लेते हैं इलियम। इलियम की यदि पूछी गई कि लंबाई, इलियम मतलब छोटी आंत का ही पिछला वाला पार्ट है, छोटी आंत का सबसे पिछला पार्ट जिसको इलियम कहते हैं, इंग्लिश में भी इलियम ही कहा जाता है। इसकी लंबाई यदि पूछी जाए तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, तो 5.5 मीटर होती है। ये 5.5 मीटर होती है, ठीक है। अब मीटर वाला चल रहा है। अब बड़ी आंत की यदि बात कर दी जाए, नाम बड़ी आंत है, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये चौड़ा है और ऐसे बॉडी के पार्ट्स में चारों तरफ बाहर से घिरा हुआ है। तो ये हमारा पहले ही इसको बड़ी आंत बोल दिए थे, ठीक है, बड़ी आंत। अब नाम बड़ी आंत है, इसका मतलब उसकी लंबाई बड़ी हो गया था, नहीं है, नाम बड़ी आंत है लेकिन लंबाई जो होती है वो छोटी आंत से कितनी होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर होती है, ठीक है। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर से याद करें, देखिए कैसे याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है कि ग्रसनी यानी कि सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी हो जाएगी 12 से एक कदम आगे बढ़ाओ तो एक जोड़ना है, और दूसरी वाले पार्ट में रहे तो दुगुना कर देना है, तो 12 दूनी 24 और 1 25। तो ग्रास नली की लंबाई हो जाएगी 25। अमाशय की अगर बात करें तो इसकी आकार जो होगी वो जे आकार की होती है, जे आकार की होती है। और ये हमारी शरीर में पाचन अंग की अगर बात करूँ, सबसे चौड़ी पाचन अंग है। तो अमाशय की अगर बात करें तो इसकी आकार जो होती है वो जे आकार की होती है, और ये सबसे चौड़ी पाचक अंग है। याद रखेंगे इस बात को। ग्रहणी की लंबाई अगर हम लोग बात करें, इसका बात करें तो 20 सेंटीमीटर करेंगे। 20 के बाद आप लोग इधर आइए, अब मीटर वाले में आते हैं, ये सेंटीमीटर वाला खत्म। अब क्या है, छोटी आंत में आएंगे तो छोटी आंत की लंबाई जो होगी वो 6.5 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक होती है, ठीक है, 7 मीटर तक होती है। वैसे 6.5 मीटर ही ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये ना रहा और 7 मीटर दिया रहा तो आप 7 मीटर टिक लगा सकते हैं। तो ये इसकी लंबाई होती है। इलियम की अगर हम लोग बात करें, ये वाला इलियम देखिए छोटी आंत का ही पार्ट है, छोटी आंत का पिछला पार्ट ही है। अगर इलियम ही पूछे खाली तब 5.5 मीटर लगाना है, और अगर छोटी आंत पूछे तब आपको 6.5 लगाना है। इस बात को याद रखेंगे। बड़ी आंत की लंबाई नाम बड़ी है, लेकिन वही नाम बड़े और दशमलव छोटे वाला, तो इसके नाम जो है वो बड़ी आंत है, लेकिन लंबाई जो होती है छोटी आंत से छोटी होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे याद। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है और किन किन चरणों में गुजरती है। तो देख लिए, तो कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अब डिटेल से देखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट्स करिए और शेयर के बटन पे जाकर कम से कम 2 लोगों तक शेयर करिए। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।